अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान अफेयर के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इश्यूज़ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं 4 प्रोविंसेस, उनके लैंग्वेज डिफरेंट है, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो एक दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ है, और प्रोविंसेस के अंदर जो है वो इतने ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो एक इशू रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये एक चैलेंज रहा है कि वो किस तरह से नेशनल कोहेजन को इंश्योर कर सके। डिफरेंट इश्यूज़ हैं नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते हैं कि पाकिस्तान जब से बना है, यानी जब से सब कॉन्टिनेंट की सेपरेशन हुई है, यानी इंडिया और पाकिस्तान 2 न्यू स्टेट्स बनी हैं। तो डिफरेंट चैलेंजेस के साथ साथ नई ये जो स्टेट यानी कि जो पाकिस्तान स्टेट बनी थी उसके लिए जो मेन इशू, मेन कंसर्न रहा है वो नेशनल बिल्डिंग का इशू रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जब नया एक मुल्क बना था तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव, पर्सनल और मटेरियल एसेट्स वगैरह जो मिले थे, तो साथ में ही यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी था कि पाकिस्तान ये जो एक नई स्टेट बना था उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि डिफरेंट चैलेंजेस को किस तरह से वो फिक्स करे। यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिको, इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स थी कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा होगा, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है यानी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको कैसे हमने स्टेबल करना है, और मेन यहाँ पे इशू ये भी था कि जो हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने मुल्क का बनाना है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनेगा। तो पाकिस्तान के बनने के साथ ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो इकट्ठे होते हैं और पाकिस्तान को उनका सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जो यहाँ पे मेन इशू था पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए वो ये था कि ये जो मॉडर्न स्टेट बनी है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी इस बेस पे कि जितने भी इसकी यानी कि ये न्यू प्रोविंसेस हैं, पंजाब है, सिंध है, NWFP है, और साथ में ये जो बंगाल था, तो यहाँ के जो लोग थे उसमें काफ़ी ज़्यादा एथनिसिटी थी, उनके लैंग्वेजेस डिफरेंट थी, उनके कल्चर्स डिफरेंट थे। तो ये मेन रीजंस थी जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो मेंटेन नहीं रख पा रही थी। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ थे नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। तो डिफरेंट कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो नेशनल इंटीग्रेशन को इंश्योर करने में फेल रही है। तो सबसे मेन जो इशू है वो लिंग्विस्टिक इशू है। ये हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं कि जब न्यू प्रोविंसेस की डिबेट अराइज होती है, न्यू प्रोविंसेस की बात लोग करते हैं, तो मेन यहाँ पे इशू यही आता है जैसे कि NWFP में वो जब से खैबर पख्तूनख्वा बना है उसके बाद हज़ारा कम्युनिटी जो है वो न्यू प्रोविंस की डिमांड कर रही है, और सराइकिस्तान यानी कि पंजाब के कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं लेकिन साउथ पंजाब के जो लोग हैं वो सराइकी बोलते हैं। तो उनकी भी ये डिमांड है कि सराइकिस्तान या फिर साउथ पंजाब जो है वो एक न्यू प्रोविंस बनाए। बिल्कुल, अगर हम स्टार्ट की बात करें, जब हम प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन पे जब हम आए थे तो पोस्ट पार्टीशन में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जैसे ही इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को मिलती है तो पाकिस्तान और इसके 2 विंग्स थे, ईस्टर्न विंग और वेस्टर्न विंग। पाकिस्तान का जो ईस्ट विंग था यानी कि जो बंगाल प्रोविंस था, वहाँ के लोगों की क्या ज़ुबान थी? बंगाली ज़ुबान थी। जबकि जो वेस्ट विंग था यहाँ पे उर्दू को जो है वो नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा रहा था, और उसके अलावा जो प्रोविंसेस थे उनके अपने लैंग्वेजेस थे। यानी लिंग्विस्टिक इशू जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से ही पाकिस्तान में एक मेजर इशू रहा है, जिसकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हुई है। क्योंकि 1950s में ही जो बंगाल के लोग थे उन्होंने लैंग्वेज मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी कि आप सिर्फ उर्दू को ही नहीं बल्कि बंगाली जो ज़बान है उसको भी नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस भी दें, उसको उतनी इम्पॉर्टेंस भी दें। तो लिंग्विस्टिक इशू जो है वो एक मेजर इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल कोहेजन जो है उसको इंश्योर करने में पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो फेल रही है। सेकंड यहाँ पे मेजर जो इशू है वो है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के जितने भी पाकिस्तान में जो मिलिट्री रेजीम्स आए हैं, यानी कि ये जो मार्शल लॉ वगैरह वाले एरिया इराज वगैरह थे,
तो उसमें जो डिक्टेटर थे वो क्या करते थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो अपनी सर्विसेज नहीं दे रही थी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी वो फंक्शनल नहीं थी। तो मिलिट्री डिक्टेटर्स जो थे वो पूरा सिस्टम चलाने के लिए किसको यूज़ करते थे, ब्यूरोक्रेसी को यूज़ करते थे। तो अब देखें ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जब कंट्री में लागू किया जाता था कि जितने भी पॉलिटिकल काम वगैरह होते थे उसके लिए ब्यूरोक्रेसी को यूज़ किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ। तो अब यहाँ पे प्रोविंसेस के दरमियान ये कन्फ्लिक्ट था कि इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को पंजाब तो एक्सेप्ट कर रहा था, पंजाब के जो लोग थे वो तो ठीक थे, वो कह रहे थे कि हम इनके मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बलूचिस्तान और NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो थे, इन प्रोविंसेस ने यहाँ पे मेन कंसर्न शो किया कि ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है वो यहाँ पे सोशल जस्टिस जो है वो प्रिवेल करने में फेल रहा है। ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की वजह से ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं। तो ये एक मेन कन्फ्लिक्ट रहा था प्रोविंसेस के दरमियान और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, कि कुछ प्रोविंसेस इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और कुछ प्रोविंसेस इसको एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ये भी एक रीज़न थी जिसकी वजह से तमाम प्रोविंसेस में नेशनल इंटीग्रेशन, तमाम प्रोविंसेस में कोहेजन जो थी वो इंश्योर नहीं की जा सकी थी। थर्ड और मेजर जो इशू रहा है नेशनल इंटीग्रेशन के रास्ते में जो रुकावट रही है वो है एथनिक इशू, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मल्टी एथनिक डाइवर्सिटी है, कि लोग जो हैं वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब डिफरेंट यहाँ पे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं, लोगों में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। रिलीजन है कि रिलीजन के अंदर यानी कि इस्लाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो सेक्ट्स वगैरह हैं, सेक्टेरियन जो डाइवर्सिटी है वो भी एक रीज़न है। लैंग्वेज है कि पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं उसके वो सब प्रोविंसेस की अपनी लैंग्वेज डिफरेंट है, और यहाँ तक कि उस प्रोविंस में रहने वाले जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जो हैं वो वहाँ पे बोलते हैं। कास्ट सिस्टम जो है, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप्स में बटे हुए हैं। तो इन सारी डाइवर्सिटी को किस तरह से इनमें यूनिटी को इंश्योर किया जाए, ये हमारे स्टेट का जो है वो मेन कंसर्न रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से इन सारे ये डाइवर्स ग्रुप्स में जो यूनिटी है उसको इंश्योर किया जाए। अब देखें, जैसा कि हमने बात की थी कि इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद जब नए कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया जा रहा था और ये चीज़ जो है वो कंसीडर की जा रही थी कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान का ईस्टर्न विंग था, यानी ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, जो बंगाल के लोग थे, उन्होंने लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट कर दी कि आप जो है बंगाली ज़बान को भी पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करें। तो ये डिफरेंट एथनिक इश्यूज़ थे जिसकी वजह से पाकिस्तान में नेशनल कोहेजन को इंश्योर करना मुश्किल रहा है। पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो हैं, कुछ एथनिक ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, जैसे कि पाकिस्तान की हज़ारा कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ड्यू टू एथनिक कन्फ्लिक्ट्स। एथनिसिटी और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ पाकिस्तान का एक मेजर इशू जो है वो सेक्टेरियन इशू भी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आपस में इंटीग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो शिया सुन्नी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये जो सेक्टेरियन डिवाइड है जिसने पाकिस्तान की कौम को डिवाइड करके रखा हुआ है, तो ये भी एक इशू है कि पाकिस्तान में नेशनल कोहेजन जो है वो हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जो एक मेन इशू पाकिस्तान के नेशनल इंटीग्रेशन के रास्ते में रुकावट बना है वो ये है कि डिफरेंट जो प्रोविंसेस थे वो प्रोविंशियलिज़म और रीजनलिज़म के जो मूवमेंट्स थी उनको प्रमोट कर रहे थे। जैसा कि हमारा ईस्टर्न विंग भी था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसकी भी यही डिमांड थी कि जो प्रोविंसेस हैं उनको फुल ऑटोनॉमी दी जाए। अब जैसा कि अभी भी सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जब हमने सेंटर और प्रोविंसेस वाला जो पूरा टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, तो उसमें भी हमारे जो प्रोविंसेस हैं वो ये डिमांड करते हैं कि आप प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी दें। अब देखें 18th अमेंडमेंट के बाद से, अब 18th अमेंडमेंट का ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो नेशनल इंटीग्रेशन है, जो नेशनल कोहेजन है,
वो अंडरमाइन हुई है, क्योंकि हम जब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हमारी फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी पावर और उसकी रिट जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। अब अगर प्रोविंसेस के आपस में कन्फ्लिक्ट दो प्रोविंसेस के बनते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर वो अच्छे से उनके दरमियान जो है वो निगोशिएशंस नहीं करवा पाती। कोई ऐसा मेजर इशू हो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का, तो उसमें भी जो हमारी फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद से जब से प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई है, प्रोविंसेस को पावर्स दी गई हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो पावर अंडरमाइन हुई है। तो ये डिफरेंट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसको अच्छे से हम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट जो मेजर इशू है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लीडरशिप क्राइसिस। इफ़ेक्टिव जो लीडर्स होते हैं वो किसी भी कौम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो रियल नेशन बिल्डर्स होते हैं। अब देखें, पाकिस्तान में जैसे ही पाकिस्तान को आज़ादी हासिल हुई उसके चंद माह बाद ही जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, जो कायदे आज़म थे, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद से पाकिस्तान में लीडरशिप का क्राइसिस रहा है कि कोई ऐसा लीडर नहीं आया जिस पे पूरी कौम जो हो वो मुत्तफिक हो। ठीक है, जितने भी लीडर्स, अच्छे लीडर्स भी रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन उस पे भी पाकिस्तान की पूरी कौम जो थी उसका वो मतलब कि मुत्तफिक नहीं थी। तो ये जो लीडरशिप क्राइसिस है, क्योंकि किसी भी नेशन को आपस में इंटीग्रेट करना, उस नेशन को स्ट्रॉन्गली बिल्ड करना, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ये जो है वो क्वालिटी होती है। लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, लीडरशिप क्राइसिस रहा है, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान की नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो अंडरमाइन हुई है। पूरी कौम जो है वो कभी भी आपस में इकट्ठी नहीं हुई है। इसमें डिफरेंट फॉल्ट लाइंस हैं जो इनको आपस में डिवाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इशू है वो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो आज भी पाकिस्तान का मेन इशू है, और अगर हम पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखते हैं तो उसमें भी यही है कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज की, जो वेल्थ की, जो पावर की नहीं होती, उसकी वजह से भी डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं उनके लोगों में रिजेंटमेंट जो है वो उभरती है। जैसा कि हम बात करते हैं 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ है, तो जो ढाका की यानी कि जो हमारा ईस्टर्न विंग था पाकिस्तान का, जो ईस्ट पाकिस्तान बंगाल के जो लोग थे, उनकी क्या डिमांड्स थी? एक उनकी ये डिमांड थी कि हमारा जो प्रोविंस है उसको ऑटोनॉमी दी जाए, हमारे बंगाली ज़बान जो है उसको उसका ड्यू स्टेटस दिया जाए, उसको आप नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर करें, और साथ में उनकी ये डिमांड थी कि आप हमारे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आपने ये जो क्रिएट की हुई है ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग में, इसको ख़त्म करें। लेकिन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ख़त्म नहीं की गई, और इसी वजह से पाकिस्तान का जो एक हिस्सा है वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाता है। अब भी हम अगर करंट सिचुएशन को भी इसके साथ जो है उसका एनालिसिस करें, तो पाकिस्तान के डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं, हम यहाँ पे KPK लगा लें, पंजाब का जो साउथ पंजाब वाला एरिया है, उसके साथ साथ बलूचिस्तान। अब देखें, ये हमारे वो रीजन्स हैं जिनको प्रॉपर जो ड्यू राइट्स हैं, इनके जो इकोनॉमिक शेयर इनका बनता है वो हम नहीं प्रोवाइड करते। कराची की यहाँ पे देखें, कराची क्या कहता है कि वो आपको इतना ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन आपने NFC अवार्ड में उसका शेयर जो है वो कम रखा है। तो ये भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। फिर वो अब क्या डिमांड करते हैं, वो ये कहते हैं कि कराची को आप पाकिस्तान से अलहदा कर दें, या फिर वो कराची को अलहदा सूबा बना दें। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो लोगों में एलिनेशन, डेप्रिवेशन और जो रिजेंटमेंट क्रिएट करती है। तो फिर लोग क्या कहते हैं, फिर लोग मुल्क से अलहदा होने की बात करते हैं। तो पाकिस्तान अगर नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल कोहेजन को इंश्योर करना चाहता है, जैसा कि हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो 2021 में बनाई थी, तो इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमने ये चीज़ मेंशन की थी कि हम नेशनल कोहेजन जो है उसको इंश्योर करेंगे। ये पाकिस्तान का मेन फोकस होगा कि हम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करें, उनको आपस में जोड़ के रखें। तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए, कि अगर आप पाकिस्तान को जोड़ के रखना चाहते हैं, पाकिस्तान की कौम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, उनको इकट्ठा रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को अब ख़त्म करें।
तमाम जो लोग हैं उनको इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करें। प्रोविंसेस का जो ड्यू शेयर बनता है NFC अवार्ड में वो उनको दिया जाए। और डिफरेंट जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो अपनाई जाए। इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट आप रखें, उसके साथ साथ पार्लियामेंट जो है उसमें तमाम जो ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन भी दी जाए और उनको राइट दिया जाए कि वो लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन का जो काम है उसमें अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर करें। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन को इंश्योर कर सकते हैं और पाकिस्तान की जो कौम है उसको आपस में इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेन हमारे पास यही है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमने जितने भी पॉलिसी मतलब कि जितने भी स्टेप्स मेंशन किए हैं कि हम नेशनल कोहेजन के लिए ये काम करेंगे, तो वो सब काम करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन जो है उसको इंश्योर किया जाए।